हेलो क्लास 12, कैसे हैं आप सब। मैं हनीश खेड़ा, टीचर ऑफ अकाउंटेंसी एंड बिजनेस स्टडीज, आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल खेड़ा स्मार्ट क्लासेस में। आज हम बेटा चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे अकाउंट्स का, क्लास 12 का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ये चैप्टर आगे आने वाले चैप्टर नंबर 3, 4, 5, 6 के लिए क्या बनता है, बेस बनता है। इसमें से 3 मार्कर क्वेश्चन एग्जाम में आता है, लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है आगे वाले चैप्टरों के लिए। तो प्लीज बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरी वीडियो देखिएगा, आपको चैप्टर बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। तो स्टार्ट करें, आइए बेटा। चैप्टर का नाम है हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल को सीखने से पहले हम लोग ये जानेंगे कि सर गुडविल क्या होती है। गुडविल क्या होती है? अगर हम गुडविल की बात करें तो गुडविल है क्या बेटा? गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, जो कि हमने 11th में भी पढ़ा होगा कि इंटेंजिबल एसेट्स होती है गुडविल, जो हमें, जिसको हम टच नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते, लेकिन फील कर सकते हैं। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। ठीक है। अब ये जो एसेट है, ये बिजनेस को बहुत बढ़िया प्रॉफिट कमा के देती है। ठीक है, बहुत ही बढ़िया प्रॉफिट कमा के देती है। इसको हम बोल सकते हैं ये बिजनेस की रेप्यूटेशन होती है। आपने बहुत बड़े बड़े नाम सुने होंगे, जैसे खाने के लिए हल्दीराम बहुत बड़ा नाम है, उसने अपनी एक मार्केट में रेप्यूटेशन कमा रखी है। तो वो रेप्यूटेशन क्या है? दैट इज कॉल्ड द गुडविल। उस गुडविल की वजह से उसके पास रेगुलर क्या आते रहते हैं? कस्टमर आते रहते हैं। तो हम लोग कहते हैं कि गुडविल है क्या? गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस। गुडविल क्या है? बिजनेस की रेप्यूटेशन, जो कि कस्टमर्स को रेगुलर बेसिस पे क्या करती है? अट्रैक्ट करती है। कस्टमर को अट्रैक्ट करती है और बिजनेस को एक ऐसे एडवांटेजियस पोजीशन पे ले जाती है जहां पर बिजनेस बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए हायर प्रॉफिट्स अर्न कर पाता है, ज्यादा प्रॉफिट कमा पाता है बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए। ठीक है सर, बात समझ में आई आप लोगों को? तो गुडविल क्या है? गुडविल बिजनेस की रेप्यूटेशन है। तो मैंने लिखा गुडविल इज द रेप्यूटेशन ऑफ बिजनेस, इट टेक्स द ऑर्गेनाइजेशन इनटू एन एडवांटेजियस पोजीशन विदाउट पुटिंग एक्स्ट्रा एफर्ट्स। मतलब बिना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाए आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करना शुरू कर देती है। उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल कहते हैं। आपके नाम की वजह से लोग आपके पास आते हैं और आप उनको गुड्स सेल करते हैं या सर्विसेज सेल करते हैं, उससे आपके प्रॉफिट्स बढ़ते हैं। आपके नाम के कारण लोग आपके पास आते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? गुडविल। गुडविल है तो एक इंटेंजिबल एसेट्स, और ये इंटेंजिबल एसेट्स इतनी पावरफुल है कि आपके बिजनेस को बहुत ऊंचाइयों तक ले जाती है। ठीक है, लेकिन इसको संभालना बहुत मुश्किल होता है, थोड़ा सा टाइम लगता है गुडविल जाने में, गुडविल कमाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। आइए और आगे बढ़ते हैं। गुडविल इज द इंटेंजिबल एसेट। गुडविल क्या है? एक इंटेंजिबल एसेट है। ये मैंने आप लोगों को बताया। इसकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, मतलब आप इसको फिजिकली टच नहीं कर सकते या फिजिकली इसको छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। ठीक है। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलते हैं, देयर इज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल विदाउट बिजनेस। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब होता है कि गुडविल की बिजनेस के बिना कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप मार्केट में जाएं तो क्या गुडविल परचेज कर सकते हैं कहीं से? नहीं कर सकते। गुडविल कहीं नहीं बिकती। गुडविल की एग्जिस्टेंस ही बिजनेस के साथ है। अगर कोई कंपनी अपना पूरा बिजनेस बेचती है तो इन दैट केस गुडविल वहां पर आती है, वरना गुडविल का कोई एग्जिस्टेंस सिंगल इंडिविजुअल मार्केट में नहीं होता है। ठीक है। जैसे सपोज दैट एक कंपनी है जिसका नाम है सोनू एंड कंपनी। सोनू एंड कंपनी अपना बिजनेस सेल करना चाहती है, किसको? मोनू एंड कंपनी को। ठीक है, सोनू एंड कंपनी मोनू एंड कंपनी को अपना बिजनेस सेल करना चाहती है। तो हमने देखा कि सोनू एंड कंपनी की बुक्स में उसकी एसेट्स लिखी हुई हैं
कितनी 70 लाख, ठीक है, और लायबिलिटी लिखी हुई है कितनी 15 लाख। तो हमने बिजनेस की वैल्यू निकाल के देखा तो 70 माइनस 15 दैट इज 55 लाख। तो हमने कहा भाई तुम्हारे बिजनेस की वैल्यू 55 लाख है। तो सोनू कहता है नहीं, मैं इस बिजनेस को 55 लाख नहीं, मैं इस बिजनेस को 70 लाख में सेल करूंगा। इसका मतलब क्या है? सोनू ये कहना चाह रहा है कि मेरी बुक्स में जो बिजनेस की वैल्यू है दैट इज कॉल्ड 55 लाख, बट मैं इसको सेल कितने में करूंगा? 70 लाख में। तो वो जो 15 लाख रुपए एक्स्ट्रा मांग रहा है वो किस चीज के मांग रहा है? वो कह रहा है कि मेरा नाम है मार्केट में, मैंने मार्केट में रेप्यूटेशन कमाई है, उसके मैं आपसे एक्स्ट्रा 15 लाख रुपए चार्ज कर रहा हूं, ठीक है। तो वो किस चीज के चार्ज कर रहा है? गुडविल के। लेकिन क्या अगर वो बिजनेस ना बेचे तो क्या वो अकेली गुडविल को सेल कर सकता है? सर, इट इज नॉट पॉसिबल टू सेल गुडविल इंडिविजुअली। तो मेरे को लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। आइए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद कहते हैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल इज सब्जेक्टिव, डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूअर। मतलब गुडविल को वैल्यूएशन करना मतलब गुडविल की कैलकुलेशन करना, ये निकालना कि गुडविल की वैल्यू कितनी है, इट इज डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूअर, जो वैल्यूएशन कर रहा है। मतलब गुडविल को निकालने के लिए कोई हमारे पास लिमिटेड मेथड्स नहीं है, अनलिमिटेड मेथड्स हैं जिससे हम गुडविल निकाल सकते हैं। तो ये डिपेंड करेगा वैल्यूअर के ऊपर, जो वैल्यूएशन कर रहा है गुडविल की, गुडविल को कैलकुलेट कर रहा है कि वो गुडविल की वैल्यू क्या निकालता है। तो कहते हैं गुडविल की जो वैल्यूएशन है वो सब्जेक्टिव है, ठीक है। ये आपको हेल्प करती है ज्यादा प्रॉफिट कमाने में। बिल्कुल करती है सर, गुडविल हमें ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए बहुत ज्यादा मदद करती है। इसके बाद कहते हैं इट इज अ पावर ऑफ अट्रैक्शन ऑफ कस्टमर। एक ऐसी पावर है जिससे कस्टमर क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। बिजनेस की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को गुडविल का मतलब समझ में आ गया होगा कि गुडविल एक्चुअली में है क्या। इसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं इसमें गुडविल की, गुडविल का नेचर ऑफ गुडविल। सर, नेचर ऑफ गुडविल समझाने से पहले मैं आप लोगों से कुछ बात करना चाहूंगा। हमारी बुक्स में लिखा है कि गुडविल जो है उसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, ठीक है। क्या लिखा है? गुडविल हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। थोड़ा और डीप में समझते हैं। उसने क्या लिखा? उसने देखो लिखा क्या है, ध्यान से सुनना। उसने लिखा अकॉर्डिंग टू AS 26 गुडविल इज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स अंटिल कंसिडरेशन इज पेड फॉर इट। इसका मतलब समझते हैं सर, इसका मतलब क्या है? एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है AS 26, ये डील करता है इंटेंजिबल एसेट्स में। तो इसने डिफाइन किया कि आप गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, नॉट रिकॉर्ड। और उसके आगे एक बात और बोल दी, अंटिल कंसीडरेशन इज पेड फॉर इट। जब तक इसके लिए कोई कंसीडरेशन पे ना करी गई हो, जब तक इसके लिए कोई कंसीडरेशन पे ना करी गई हो, ये बात बोल दी। इसका मतलब क्या है? सर, यहां से दो बातें निकल के आती हैं। ये जो गुडविल होती है, ये गुडविल दो तरीके की होती है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल जो होती है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ गुडविल। एक तो होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो कहना चाह रहा है कि आप सेल्फ जनरेटेड गुडविल को कभी भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते, लेकिन परचेज गुडविल को बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हो। बोला उसने जब तक कंसीडरेशन पे ना करी हो। देखो, सेल्फ जनरेटेड गुडविल आप खुद जनरेट करते हो अपनी मेहनत करके, बिजनेस की एक जो वैल्यू बनाते हो उसको हम बोलते हैं सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ठीक है। और अगर हम किसी का रनिंग बिजनेस परचेज कर ले और उस बिजनेस को चलाने लग जाएं, तब जो मैं उनको पेमेंट कर रहा हूं, जिसका रनिंग बिजनेस परचेज कर रहा हूं, जैसे मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया सोनू और मोनू वाला, उसमें जो मैं 15 लाख रुपए पे करूंगा सोनू को गुडविल के, वो मेरे लिए कौन सी गुडविल है? वो मेरे लिए परचेज गुडविल है। कौन सी है? परचेज गुडविल। तो उसको हमें बुक्स में रिकॉर्ड करना है। ऐसा कौन बोल रहा है? AS 26। सर, ऐसा AS 26 क्यों बोल रहा है? आपको इसके बारे में भी बताता हूं, ध्यान से सुनिएगा इसके पीछे क्या कहानी है।
देखो, एक हमने अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था जब हम 11th क्लास में थे, तब हमने एक अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा था, हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, कॉस्ट कंसेप्ट भी बोल देते हैं। उस प्रिंसिपल में लिखा था कि हम लोग अपनी बुक्स में जो एसेट रिकॉर्ड करते हैं उसको हम एक्वायर्ड कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं या परचेज कॉस्ट पर रिकॉर्ड करते हैं। तो बेटा, सेल्फ जनरेटेड गुडविल को तो हमने एक्वायर करा ही नहीं, वो तो हमने जनरेट करी है मेहनत करके, इसलिए हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते क्योंकि उसकी कोई अमाउंट है ही नहीं। ठीक है, मतलब उसकी कोई एक्वायर्ड कॉस्ट नहीं है। लेकिन परचेज गुडविल की क्या है, एक्वायर्ड कॉस्ट है, इसलिए उसको बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। तो आज से आपको याद रखना है कि अगर आपकी बुक्स में, मतलब बैलेंस शीट में या कहीं पे भी आपको गुडविल लिखी दिख जाती है, तो समझ जाइएगा कि वो कौन सी गुडविल है, वो कौन सी है, परचेज्ड गुडविल है। सर, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी भी है। एक कंसल्टेंट, जैसे मैं टीचर हूं, ऐसे ही कंसल्टेंट जैसे डॉक्टर होते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स होते हैं। ठीक है, एक कंसल्टेंट था जिसको हार्ट अटैक आया, उसने अपने हार्ट की सर्जरी कराई, कहां पर, फॉरेन कंट्री में, और उस पे 55 लाख रुपीस अराउंड उसने खर्च कर दिए। तो वो जब आया वापस अपनी सर्जरी करा के, तो उसने क्या करा, अपनी बैलेंस शीट में उसने क्या किया, उसने अपनी बैलेंस शीट में दिखाया एसेट साइड में हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट सर्जरी, ठीक है, 55 लाख रुपीस, और उस पर डेप्रीसिएशन लगाना शुरू कर दिया। तो जब इनकम टैक्स अथॉरिटी स्क्रूटनी करने आई, तो उन्होंने देखा इन्होंने एक खर्चा बुक कर रखा है, डेप्रिसिएशन ऑन हार्ट ट्रांसप्लांट या हार्ट सर्जरी। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों ने पूछा, सर ये कौन सी एसेट है? तो उस आदमी ने ये जवाब दिया, उस आदमी का नाम सपोज दैट चिंटू था, उस चिंटू ने ये जवाब दिया कि सर मेरे बिजनेस के लिए और कोई एसेट काम नहीं करती, मेरे बिजनेस के लिए मैं ही एसेट हूं, मेरे से ही बिजनेस चलता है। ठीक है, मैं नहीं तो बिजनेस भी नहीं। तो मैंने अपना इसका हार्ट सर्जरी कराई है, उसका जो खर्चा हुआ है वो मैंने अपना एसेट में रिकॉर्ड किया, उस पर डेप्रिसिएशन लगाया। इनकम टैक्स अथॉरिटी वाला बंदा कह रहा बात तो ठीक कह रहा है, लेकिन मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं इस बात से। तो ये केस कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास गया। तो जब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स के पास ये केस गया, तो उसमें कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को भी चिंटू ने यही जवाब दिया। तब कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स ने बताया कि हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप उन चीजों को एसेट रिकॉर्ड नहीं कर सकते जिनकी कोई एक्वायर्ड कॉस्ट नहीं है। तो चिंटू की कोई एक्वायर्ड कॉस्ट नहीं थी। तो ये रूल है कि हम एसेट को तभी रिकॉर्ड करेंगे जब उसकी कोई एक्वायर्ड कॉस्ट होगी। तो हमारा जो गुडविल का AS 26 है वो हमें यही समझाना चाहता है कि जो दो गुडविल होती हैं, एक परचेज और एक सेल्फ जनरेटेड, परचेज को आप बुक्स में रिकॉर्ड करते हो, सेल्फ को बुक में रिकॉर्ड नहीं करते हो। एक मैं टॉपिक देखता हूं बच्चे, गुडविल का होता है एक रैट गुडविल, डॉग गुडविल, कैट गुडविल, वो हमारे CBSE में नहीं है, ISC में भी नहीं है, उसको पढ़ने की रिक्वायरमेंट नहीं है। इसके बाद है कि सर हमें गुडविल कैलकुलेट क्यों करनी है और कब कब कैलकुलेट करनी है। तो सर मैं आपको बताऊं, अभी जो हम चैप्टर पढ़ेंगे इसके बाद, दैट इज चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, एडमिशन, रिटायरमेंट और डेथ, इन सब में हमें गुडविल की वैल्यूएशन की जरूरत पड़ती है, क्योंकि फर्म रिकॉन्स्टिट्यूट होती है, आप सीखोगे तो वहां पर कोई नया पार्टनर आता है, कोई पार्टनर जाता है, किसी की डेथ हो जाती है, रेशियो चेंज हो जाते हैं, तब हमें वहां पर फर्म की गुडविल को एडजस्ट करना होता है, या जाने वाले को उसका हिस्सा देना होता है, आने वाले को उसका हिस्सा लेना होता है। तो इस तरीके से हम लोग उन चारों केसेस के अंदर गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, जैसे कि रेशियो चेंज हो, एडमिशन हो पार्टनर का, या रिटायरमेंट हो, या किसी पार्टनर की डेथ हो। तो ये तो हमें पता है, ये हमें करना है, लेकिन इसके अलावा भी हमें नीड है गुडविल की वैल्यूएशन की। यस सर, अगर आप अपने चलते हुए बिजनेस को सेल करना चाहते हो, कंटिन्यूड बिजनेस को बेचना चाहते हो, तो सर उस केस में भी आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल की वैल्यूएशन निकालनी पड़ेगी। सर तभी तो सोनू बता पाएगा कि भैया मैं गुडविल के 15 लाख रुपए, उसने कैसे बताया, उसने कैसे कहा कि मैं मेरा बिजनेस 70 लाख का है। तो उसने कैलकुलेट करी होगी कि मेरी बिजनेस में जो गुडविल की वैल्यू है वो 15 लाख है। तो तभी तो वो बता पाया किसको, मोनू को, कि भाई मैं अपना बिजनेस 15 लाख रुपए की गुडविल के साथ 70 लाख रुपए में सेल करूंगा। अमलगमेशन,
मतलब कोई कंपनी मर्ज हो रही हो, डीमर्जर हो रहा हो, उस केस में भी हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है किसकी? गुडविल की वैल्यूएशन की। जैसे अभी आइडिया जो है और वोडाफोन के है मर्ज हो गए, ठीक है, उस केस में उन्होंने अपनी गुडविल की वैल्यूएशन करी होगी। साथ ही अगर आप अपनी पार्टनरशिप फर्म को किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कंपनी के अंदर कन्वर्ट करना चाहते हो, तो उस केस में भी आपको गुडविल की वैल्यूएशन की रिक्वायरमेंट होगी ही होगी। ठीक है, तो ये सब वजह है जिनकी जब आपको गुडविल की वैल्यूएशन करनी पड़ती है। ठीक है, बात समझ में आ गई सर? इसके बाद है गुडविल के फीचर्स क्या है। सर आइए थोड़े से फीचर्स पे बात कर लेते हैं। फर्स्ट फीचर है एफिशिएंट मैनेजमेंट। मेरे अकॉर्डिंगली आप लोगों को पता होगा कि मैनेजमेंट हमारी एफिशिएंट है तो हमारी गुडविल हायर वैल्यू की तरफ जाएगी, अगर लोअर है तो फिर लोअर की तरफ जाएगी। क्वालिटी जो है प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत मैटर करती है। सर अगर आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी बहुत अच्छी है तो आपकी मार्केट में गुडविल भी अच्छी होगी। मतलब ये डिपेंड करेगा, इस क्या है, फैक्टर है गुडविल को बढ़ाने का या गुडविल को घटाने का। लोकेशन ऑफ द बिजनेस, सर बिजनेस की लोकेशन कैसी होनी चाहिए? सुपर्ब जगह में होनी चाहिए सर, सेंट्रल मार्केट में होनी चाहिए, बिल्कुल वहां पर कस्टमर डायरेक्टली पहुंच जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है सर, ये डिपेंड करता है कि आप बिजनेस क्या कर रहे हैं। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस कर रहे हैं तो आपके लोकेशन से किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ज्यादातर जितने भी मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न्स हैं वो बिल्कुल ही रूरल या बैकवर्ड एरिया के अंदर अपनी फैक्ट्रीज लगाती हैं, जहां पर उनको सस्ती लैंड मिल जाती है, लेबर मिल जाती है। लेकिन अगर आपका रिटेल का बिजनेस है तो आपको सेंट्रल मार्केट पकड़नी पड़ती है जहां पर कस्टमर डायरेक्टली पहुंच सके। तो लोकेशन ऑफ द बिजनेस मैटर करता है इफ यू आर डूइंग द बिजनेस ऑफ रिटेलिंग। इसके बाद है पास्ट परफॉर्मेंस। पास्ट परफॉर्मेंस में क्या है? पास्ट परफॉर्मेंस मतलब पहले जो आपकी परफॉर्मेंस रही है, अगर वो परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया रही है तो आपकी गुडविल आज अच्छी रहेगी। अगर आपके पास कोई ऐसा पेटेंट है, एडवांटेज ऑफ पेटेंट, जो किसी और के पास नहीं है, आपने कोई ऐसी रिसर्च कर दी, आपने कोई ऐसा इनोवेशन कर दिया, तो उस केस में आपकी गुडविल ज्यादा होगी। जैसे एक कंपनी है बीटाडीन, वो जो आप दवाई यूज करते हो बीटाडीन की जो कंपनी है वो है मोदी हेल्थ केयर। ठीक है, मोदी की कंपनी है, मोदी नगर में इसकी पैकिंग होती है। ठीक है, लेकिन एक्चुअली में जो मोदी की कंपनी बना रही है किसको? बीटाडीन को, उसमें पेटेंट्स यूज हो रहे हैं जर्मन कंपनी के। ठीक है, तो जर्मन कंपनियों को ये लोग पेमेंट करते हैं किस चीज की? उस पेटेंट्स की, उस पेटेंट को यूज करने की। तो आप जर्मन कंपनी की देखो गुडविल कितनी ज्यादा है, उसके पास पेटेंट है जो दूसरे के पास नहीं है। ठीक है, तो पेटेंट्स अगर आपके पास कोई है जो अलग है किसी और से, तो उसका भी फैक्टर आता है किसके अंदर? गुडविल के अंदर। एक्सेस टू सप्लाईज, अगर आप मार्केट के अंदर कुछ ऐसी सप्लाईज ले आते हो जो किसी और के पास नहीं है, यूनिक चीजें बेचते हो, तो मार्केट में गुडविल आपकी ज्यादा होगी। फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर आपके पास ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट आ गया जो बहुत फेवरेबल है, आपको प्रॉफिटेबल पोजीशन में लेके जाने वाला है, तो आपकी गुडविल ज्यादा होगी। ठीक है, जैसे लार्सन एंड टर्बो, सिविल्स के प्रोजेक्ट सबसे ज्यादा उसको मिलते हैं, तो उसका शेयर हमेशा मार्केट में अप होता रहता है क्योंकि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके बाद मार्केट की सिचुएशन, मार्केट की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है। अगर आपके प्रोडक्ट की डिमांड ज्यादा है तो गुडविल ज्यादा होगी, कम है तो कम होगी। रिस्क विद बिजनेस, अगर आपके बिजनेस का ज्यादा रिस्क है तो आपकी गुडविल कम हो जाएगी, अगर आपके बिजनेस के साथ रिस्क कम है तो गुडविल ज्यादा होगी। सर ऐसा कैसे हो सकता है? बिल्कुल सर, देखो मैं कहता हूं बैंक और शेयर मार्केट, इस दो चीजों का एग्जांपल को देखो। देखो बैंक जो होता है, बैंक का काम क्या है? आप जाओ डिपॉजिट करो, आपका पैसा सेफ है, आपको रिटर्न में इंटरेस्ट मिलता रहेगा। अगर सेविंग अकाउंट है तो 4%, और अगर आपने एफडी कराई है तो 7 या 8%। ठीक है, पैसा सेफ है। तो 90% हम जो कस्टमर है जिसके अपना पैसा सेव करना होता है वो बैंक में सेव करता है। ठीक है, 10% मार्केट में लगाते हैं, शेयर मार्केट में, जो रिस्क ले सकते हैं, जो हायर रिस्क पे जाते हैं। तो आप शेयर मार्केट में देखो 10% कस्टमर जा रहा है, वहां 90% कस्टमर जा रहा है बैंक में। तो ऐसा क्यों? क्योंकि बैंक की गुडविल ज्यादा है किससे? शेयर मार्केट से। शेयर मार्केट में भी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा होता है, बहुत ही ज्यादा होता है, लेकिन वहां पर वो लोग आते हैं जो रिस्क ले सकते हैं। ठीक है, लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट ऑफ बिजनेस,
जितना पुराना लंबा बिजनेस होगा, जितना लॉन्गर एस्टेब्लिशमेंट होगा, उतनी ही ज्यादा गुडविल होगी। ऐसा हमेशा नहीं होता, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। ठीक है, कुछ और फैक्टर्स, कस्टमर के साथ आपके रिलेशन कैसे रहते हैं, कस्टमर्स को आप कैसी सर्विस प्रोवाइड करते हो, कस्टमर के साथ कैसे रिलेट करते हो, ये भी एक गुडविल का फैक्टर है। आपकी आफ्टर सेल सर्विसेज कैसी हैं, सेल करने के बाद कस्टमर को भूल तो नहीं जाते, उसका फोन वोन उठाना बंद तो नहीं कर देते। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपकी गुडविल खराब हो जाएगी। लेकिन अगर आप अपने कस्टमर की सेल के बाद भी सर्विस बढ़िया देते सर, तो उस केस में क्या होगा, गुडविल गजब रहेगी, गजब। ठीक है, एक है लेबर रिलेशन। क्या है, लेबर रिलेशन। लेबर के साथ रिलेशन अच्छे तो मार्केट में गुडविल भी बढ़िया, लेकिन लेबर के साथ रिलेशन खराब तो गुडविल भी खराब। सर कैसे? बेटा लेबर बहुत बड़ा काम करती है, लेबर ही बाहर जाके बताती है हमारी कंपनी कैसी है। ठीक है, तो उनके साथ हमें रिलेशन हमेशा अच्छे रखने चाहिए। सर समझ में आ गई? तो बेटा समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको एक काम करना है, चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, और आपको लाइक करना है, वीडियो को आपको शेयर करना है। ठीक है, और कमेंट करना है जहां भी आपको लग रहा है ये बढ़िया वीडियो है, सर हमें ऐसी और वीडियो चाहिए, सर हमें क्वेश्चंस करा दीजिए, सर आप क्वेश्चन भेजिए, मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सर आपको ये काम करना है। आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब सर जो गुडविल की वैल्यूएशन होती है, जो हम गुडविल कैलकुलेट करते हैं, सर वो कैसे करते हैं, आइए समझाते हैं। ये था थियोरेटिकल पार्ट। अब मैं आपको समझाऊंगा गुडविल की वैल्यूएशन करने के तरीके क्या क्या हैं और कैसे गुडविल करते हैं। देखो हमारे सिलेबस के लिए देयर आर 3 मेथड्स, 3 ही मेथड्स हैं गुडविल को कैलकुलेट करने के लिए। जो हमारे सिलेबस में है वो 3 ही मेथड है। इसमें सबसे पहला मेथड आता है सर एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, ओके सर, एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है, आइए बताते हैं आपको एवरेज प्रॉफिट मेथड में क्या होता है। सर एवरेज प्रॉफिट इतना सिंपल है कि आप लोग इसका डेली यूज करते हो। ओके सर, ये 2 तरीके का होता है। एक तो होता है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, और एक होता है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। ओके सर, अगर मुझे सिंपल एवरेज प्रॉफिट से गुडविल निकालनी है सर, आराम से ऐसे निकल जाएगी। सर कैसे निकलेगी गुडविल, कैसे निकलेगी सर? गुडविल इक्वल्स टू सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज, सर ये गिवन होगा क्वेश्चन में। आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। ठीक है, आप लोग कमेंट करके बताना कि नंबर ऑफ ईयर परचेज क्या होता है। वैसे ये गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है, लेकिन आप इसका मीनिंग बताओ। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा फिर ये क्या होता है नंबर ऑफ ईयर परचेज। सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? बहुत ही सिंपल है सर, बहुत ही सिंपल। सर जितने भी प्रॉफिट दे रखे हो उनका सम कर दो, सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स, और जितने साल के प्रॉफिट हो उसको डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से, तो निकल जाएगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट। सर कैसे निकलेगा? सर हमारे ना 5 सब्जेक्ट हैं। कितने सब्जेक्ट हैं हमारे पास? 5। एक में मेरे नंबर आए 80, एक में मेरे 90, एक में 75, एक में 65, एक में 75। मैंने इन 5 को ऐड किया, डिवाइड कर दिया 5 से, तो क्या निकल गया? सिंपली एवरेज निकल गया। क्या निकल गया? एवरेज मार्क्स निकल गए। ठीक है, सबको ऐड कर दो और जितने भी नंबर्स हैं उनसे डिवाइड कर दो, तो क्या निकल जाएगा? सिंपल एवरेज निकल जाएगा। ओके सर। सर वेटेड एवरेज कैसे निकालना है? आइए समझाते हैं वेटेड एवरेज कैसे निकालना है। इसमें गुडविल निकालने के लिए क्या करोगे? गुडविल इक्वल्स टू वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। ओके सर। सर नंबर ऑफ ईयर परचेज कैसे निकालेंगे? आइए, वो सॉरी, वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? आइए बताते हैं।
वेटेड एवरेज प्रॉफिट कैसे निकालते हैं सर? बहुत ही सिंपल होता है। सपोज दैट मेरे को 3 साल के प्रॉफिट दिए हुए हैं, 2022 का, 2023 का, 2024 का। यहां लिखूंगा मैं प्रॉफिट। मान लीजिए ये प्रॉफिट 50,000 है, ये प्रॉफिट 40,000 रुपए है, ये प्रॉफिट 30,000 रुपए है, ऐसा मैंने मान लिया। तो ये आ गए मेरे प्रॉफिट 3 साल के। तो इसको वेट असाइन करिए। वेट, बेटा वेट कैसे असाइन करते हैं? हमेशा आपको असेंडिंग ऑर्डर में करना है, वैसे डिसेंडिंग में भी करते हैं, लेकिन आपने हमेशा असेंडिंग में करना है। 1 2 3, अगर ओवर प्रॉफिट होता तो 4, फिर 5, फिर 6, ऐसे चलता जाता। ठीक है, अब क्या करना है सर? कुछ नहीं करना है बेटा, प्रोडक्ट कर देनी है। क्या कर देनी है? प्रोडक्ट। इसको मानो ए, इसको मानो सर बी, सी इक्वल्स टू ए इंटू बी। तो 50,000 इंटू 1 इज 50,000, 40,000 इंटू 2 इज 80,000, 30,000 इंटू 3 इज 90,000। ओके सर, कर दी प्रोडक्ट। अब क्या करना है सर? बहुत ही सिंपल है, इनको ऐड कर दो। 8 और 5 13, 13 और 9 22, 2,20,000। इसको भी टोटल करो तो आपका वेटेड एवरेज प्रॉफिट तैयार है। 2,20,000 को डिवाइड कर दो किससे? 6 से। आ गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऐसे निकल जाएगा और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको गिवन होंगे। तो आपको ये करना होता है किसके लिए सर? वेटेड एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए हम ये करते हैं सिंपली। तो आपके दो मेथड हो गए। एक कौन सा हो गया? सिंपल एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एक हो गया वेटेड एवरेज प्रॉफिट, वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मैंने आपको निकालना सिखा दिया, सिंपल एवरेज भी मैंने आपको निकालना सिखा दिया है। ठीक है, अब सेकंड मेथड पे चलते हैं। सेकंड मेथड होता है हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड। अगर बेटा आपको मेरी क्लास अच्छी लग रही हो तो आप मेरे से ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, आप मेरे से ऑनलाइन भी क्लास ले सकते हैं। ठीक है, आई एम अवेलेबल ऑन ऑनलाइन वीडियोस ऑल्सो, मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी मैं अवेलेबल हूं। ठीक है, सुपर प्रॉफिट मेथड। सर सुपर प्रॉफिट ये सेकंड मेथड होता है गुडविल निकालने का। ठीक है सर, क्या फॉर्मूला होता है इसका? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। सर सुपर प्रॉफिट क्या होता है बताते हैं बेटा, समझाते हैं आपको। सुपर प्रॉफिट कहां से आता है, क्या होता है, बिल्कुल बताते हैं बेटा। एक ना बंदा है जिसका नाम क्या है? मिंटू। क्या नाम है? मिंटू। मिंटू के पास ना 10 लाख रुपए हैं। ठीक है, 10 लाख रुपए हैं। मिंटू से बोला गया कि मिंटू एक काम कर, या तो इस पैसे को तू बैंक में एफडी करा दे, और या फिर तू एक काम कर, इस पैसे को बिजनेस में इन्वेस्ट कर दे, बिजनेस खोल ले कोई बढ़िया सा। उसने कहा ठीक है। देख मैंने कहा तूने बैंक में पैसा रखेगा ना, एफडी कराएगा ना, तो तुझे 10 लाख पे ना 8% का इंटरेस्ट मिलता रहेगा। मतलब तेरे को हर साल 80,000 रुपए मिलेंगे। तुझे कुछ नहीं करना, तुझे कुछ काम नहीं करना, घर में बैठ आराम से 80,000 रुपए लेता रहे। ठीक है, तुझे कुछ काम नहीं करना। बिल्कुल समझ में आ गई बात। बिजनेस करेगा तो 2-3 बातें हो सकती हैं, 3 बातें हो सकती हैं। या तो तू 80,000 रुपए से कम 60,000 रुपए कमाएगा, या तू 80 कमा लेगा, 60 से भी कम हो सकते हैं, या तू 1,20,000 भी कमा सकता है, तू ज्यादा भी कमा सकता है। तीनों बातें हो सकती हैं। वहां पर एक ही बात होगी सर, यहां तो 8,000 80,000 रुपए ही कमाएगा, यहां पर तू 60 भी कमा सकता है, तू 80 भी कमा सकता है, तू 1,20 भी कमा सकता है। तो जो मेहनत करने वाला बंदा है, जिसको मेहनत करनी है, जिसको बिजनेस खड़ा करना है, उन्होंने कहा मैं तो बिजनेस करूंगा। मिंटू ने कहा मैं मेहनत करूंगा और मैं बिजनेस खड़ा कर दूंगा। उसने, मिंटू ने बिजनेस करा और भाई 1,20,000 रुपए कमा दिए। ठीक है, तो इसने जो 1,20,000 रुपए कमाए, और अगर ये इस पैसे को बैंक में डालता, इसने कमाए कितने? 1,20। अगर ये बिजनेस ना करता, बैंक में पैसे डालता, तो कितने होते? 80। तो इसने बिजनेस करने की वजह से 40,000 रुपए एक्स्ट्रा कमाए। तो वो क्या है? सुपर प्रॉफिट है। वो क्या है? सुपर प्रॉफिट। द प्रॉफिट above than normal profit is called super profit. Profit above than normal profit is called super profit. समझ में आ गई मेरी बात? बहुत ही सिंपल है सर।
पैसा बिजनेस में इन्वेस्ट किया, ज्यादा पैसा कमा रहे हो सर, एफडी में जितना कमाते हो उससे ज्यादा कमा रहे हो, तो आपकी क्या है वो एक्स्ट्रा वाला है सुपर प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का तरीका क्या होता है सर? सुपर प्रॉफिट को निकालने का तरीका होता है एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ऐसे हम लोग क्या निकालते हैं? सुपर प्रॉफिट निकालते हैं। तो सर एवरेज प्रॉफिट मैंने आप लोगों को बताया कैसे निकलता है। अगर दे रखा है तो बहुत बढ़िया, नहीं दे रखा तो सम करो सारे प्रॉफिट्स का, डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर से। ओके सर, समझ में आ गया। सर नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? सर समझाते हैं नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है। नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए आपको क्या करना होगा? कैपिटल एम्प्लॉयड की रिक्वायरमेंट होगी। कैपिटल एम्प्लॉयड की मल्टीप्लाई करोगे एनआरआर या एमआरआर में अपॉन 100। दोनों एक ही चीज होती है, एक को बोलते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, एक को बोलते हैं मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। दोनों सेम ही है। आप मार्केट में पैसा लगाओगे या फिर बैंक में कहीं पे भी लगाओगे तो आपको कितना रिटर्न मिलेगा? जो मैंने अभी यहाँ पर 8% लिया था बैंक वाला, ये वही है। ये आपको हमेशा क्वेश्चन में गिवन होगा। तो ऐसे हम नॉर्मल प्रॉफिट भी निकाल लेंगे सर। ओके सर, कैपिटल एम्प्लॉयड ना दे रखी हो तो बिल्कुल सर कैपिटल एम्प्लॉयड भी हम निकालना सिखा देते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड नहीं दे रखी तो हम लोग क्या करते हैं? एसेट्स में से लायबिलिटीज को माइनस कर देते हैं। बड़ा सिंपल इसको हम कैलकुलेट कर देते हैं। सर कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे ही निकलते हैं? नहीं बेटा, एक और तरीका होता है कैपिटल एम्प्लॉयड को निकालने का। एक और तरीका होता है, कैसे निकाल सकते हैं सर एक और तरीके से? सर थोड़ा बता दीजिए। पार्टनर्स की कैपिटल को ऐड कर दो, पार्टनर्स के करंट अकाउंट के बैलेंस को ऐड कर दो, सारे प्रॉफिट्स को ऐड कर दो और माइनस कर दो सर लॉसेस को, तो आपकी क्या निकल जाएगी? सर आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। वैसे तो आपको इसी से काम चल जाता है, ज्यादातर तो इसी से काम। सर ऐसा भी हो सकता है, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सुपर प्रॉफिट मेथड, सुपर प्रॉफिट मेथड में हम लोग गुडविल कैसे निकालते हैं? गुडविल इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। ये सेकंड मेथड है। तो सुपर प्रॉफिट को निकालने का तरीका क्या होगा? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर देंगे। सर सुपर प्रॉफिट होता क्या है एक बार बताएंगे? बिल्कुल बताएंगे सर। एक बंदा है मिंटू, मिंटू के पास 10 लाख रुपए हैं। अब मिंटू से बोला गया या तो एक काम कर मिंटू, इसको बैंक में रख ले, बैंक में इसकी एफडी करा दे। ठीक है। या इसको बिजनेस में किसी में इन्वेस्ट कर दे। ठीक है जी सर, ये भी समझ में आ गया। अगर देख बैंक में रखेगा तो तुझे 8% का ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, मतलब 10 लाख पे 80,000 रुपए साल मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन अगर बिजनेस करेगा ना तो तेरे पास 40,000 भी आ सकते हैं, 80 भी आ सकते हैं, और ऐसा भी हो सकता है तू 1,20,000 रुपए कमा ले। ठीक है। तो मिंटू ने कहा सर मैं बिजनेस करूंगा, मैं बिजनेस करने वाला बंदा हूं, मैं बिजनेस करूंगा रहूंगा, करूंगा ही करूंगा। बिल्कुल ठीक है। बिजनेस करा और मिंटू ने 1,20,000 रुपए कमा लिए। तो पिंटू ने बिजनेस करने से कमाए 1,20,000, अगर ना करता बैंक में रखता तो कितने होते? 80 होते। तो इसने 40,000 रुपए ज्यादा कमाए, तो वो क्या है? वो है सुपर प्रॉफिट। आपको समझ में आ गया सुपर प्रॉफिट? जो प्रॉफिट हम कमाते हैं इससे ज्यादा, अपने बिजनेस के प्रॉफिट से ज्यादा, उसको हम बोलते हैं सुपर प्रॉफिट। तो इसको निकालने का तरीका क्या है? एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा? सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है सर। एवरेज प्रॉफिट वैसे ही निकलता है जैसे मैंने आपको बताया था, सारे प्रॉफिट्स का सम कर दीजिए और उसको डिवाइड कर दीजिए जितने सालों के प्रॉफिट है। ओके सर, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालें? नॉर्मल प्रॉफिट को निकालने के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर या एमआरआर अपॉन 100। सर एनआरआर क्या होता है? सर नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न। ये जो मैंने 8% अभी बैंक का लिया था ना, ये वही होता है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हो या मार्केट रेट ऑफ रिटर्न हो, दोनों सेम ही होते हैं। एक क्वेश्चन में गिवन होता है। सर कैपिटल एम्प्लॉयड अगर ना दे रखी हो तो कैसे निकालेंगे? बेटा उसके केस में आप एसेट्स में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे, एसेट में से लायबिलिटी को माइनस कर देंगे।
ठीक है सर। अगर एसेट लाइबिलिटी वाला ऑप्शन नहीं है तो सर कैपिटल एम्प्लॉयड में के लिए पार्टनर्स की कैपिटल में करंट अकाउंट का बैलेंस ऐड करो, प्रॉफिट ऐड करो और लॉसेस माइनस कर दीजिए, तो भी आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी। वैसे तो आपका काम इससे चल जाएगा, लेकिन अगर इसकी जरूरत पड़ती है तो आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। समझ में आ गया? ये है सुपर प्रॉफिट मेथड जिससे हम गुडविल निकालते हैं। लास्ट है हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। बेटा आपको कमेंट, सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करना है सर, मोटिवेशन बढ़ता है इससे, मन करता है अगली वीडियो बना के बच्चों को भेजें। जब ज़्यादा लोग देखते हैं, कमेंट आते हैं, तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। आइए, तो कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है? कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरीके का होता है, एक तो एवरेज प्रॉफिट और एक होता है सुपर प्रॉफिट। ओके सर, एक एवरेज प्रॉफिट और एक सुपर प्रॉफिट। अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना है तो उस केस में मैं क्या करता हूं? उस केस में सबसे पहले मैं निकालता हूं मार्केट कैपिटल। सर ये मार्केट कैपिटल क्या होती है? बेटा कुछ लोग इसको बोलते हैं कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, इसका मतलब होता है कि जो मैं प्रॉफिट अभी अर्न करता हूं उसके अकॉर्डिंगली मार्केट में मेरी कैपिटल की क्या वैल्यू है। मतलब अगर मैं बिजनेस अपना सेल करने जाऊं तो मेरे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग मेरी मार्केट में जो वैल्यू, शार्क टैंक में करते हैं ना, 10% शेयर देंगे जी 10 करोड़ का या 5 करोड़ का, तो उसे एकदम निकाल देते हैं 50 करोड़ रुपए आपकी बिजनेस की वैल्यू है, वही है मार्केट कैपिटल। कैसे निकालते हैं? एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन NRR। पहला काम आपको ये कर देना है, मार्केट कैपिटल निकाल देनी है। सेकंड आपको क्या करना है? कैपिटल एम्प्लॉयड, जो अभी थोड़ी देर पहले समझाई गई आपको। कैपिटल एम्प्लॉयड थोड़ी देर पहले समझाई गई। क्या समझाया उसमें मैंने आप लोगों को? एसेट्स माइनस लायबिलिटी, या दूसरे फॉर्मूले से निकाल देंगे। अब दे रखा हो तो बहुत ही बढ़िया है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड होती क्या है? बेटा जो बिजनेस में हमारी कैपिटल इन्वेस्टेड है ना, उसको बोलते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है। थर्ड, गुडविल कैसे निकालें सर? गुडविल निकालने के लिए 1 - 2 कर देंगे सर, इसमें से ये माइनस कर देंगे। सपोज दैट मार्केट कैपिटल आई 10 लाख, कैपिटल एम्प्लॉयड है 7 लाख, तो 3 लाख रुपए मेरी क्या है? गुडविल है। 1 - 2 मतलब मार्केट कैपिटल माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। ओके सर, समझ में आ गई बात। अब सुपर प्रॉफिट वाला भी बता दी सर। बिल्कुल बताते हैं। इससे गुडविल निकालना तो सर इतना आसान है। सुपर प्रॉफिट आपने सीख ही लिया, सुपर प्रॉफिट को लिखो इंटू 100 अपॉन NRR। तो इसमें इतना सब कुछ नहीं करना, नहीं करना। इसका क्वेश्चन इस बार एग्जाम में आया था बेटा, ध्यान से करना। ठीक है, अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है। देखिए गुडविल जो होती है, एक चीज हमेशा याद रखना, वीडियो पूरी देखना, स्किप कभी मत करना। ठीक है, स्किप करेंगे तो कुछ चीजें आपकी छूट जाएगी। जैसे अब मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं, याद रखना है आपको कि जो गुडविल होती है ना, वो हमारे उन प्रॉफिट्स पे डिपेंडेंट होती है जो हम बिजनेस से रेगुलर बेसिस पे कमाते हैं। जो हम अपना कोर बिजनेस करते हैं उससे जो हम प्रॉफिट अर्न करते हैं, उससे हमारे पास क्या आती है? गुडविल बनती है, हमारी मार्केट में एक नाम बनता है। तो कई बार ऐसा होता है कि हम अपनी बुक्स में कुछ ऐसे लॉसेस, ऐसे एक्सपेंसेस लिख देते हैं। मतलब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 11th में बनाते थे, एक्सपेंसेस साइड में हम कुछ ऐसे एक्सपेंस लिख देते हैं जो हमारे नॉर्मल बेसिस पे नहीं होते हैं, मतलब रेगुलर बेसिस पे हमारे प्रॉफिट नहीं होते। जैसे एसेट को सेल करना, उससे होने वाले प्रॉफिट, उस पे होने वाले लॉस, इंश्योरेंस और अर्थक्वेक आ जाना, इसका इंश्योरेंस आ जाना, मतलब इस तरीके के एबनॉर्मल चीज़ें जो होती हैं। ठीक है, तो जो हमारे रेगुलर बिजनेस के प्रॉफिट्स नहीं हैं, उन पे हमारी गुडविल डिपेंडेंट नहीं होती। तो कभी भी जब हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो और हमारे प्रॉफिट में कोई एबनॉर्मल लॉस हो, क्या हो? एबनॉर्मल लॉस हो, तो आप उस एबनॉर्मल लॉस को प्लीज उसमें प्लस कर दीजिएगा। प्रॉफिट में, प्रॉफिट में क्या कर दीजिएगा? प्लस कर दीजिएगा, अगर कोई एबनॉर्मल लॉस हो तो। और अगर एबनॉर्मल लॉस ना हो और उसकी जगह पे एबनॉर्मल गेन हो, तो सर एबनॉर्मल गेन को क्या कर दीजिएगा? माइनस। मतलब बेसिकली आप कर क्या रहे हैं? आप इनका इफेक्ट प्रॉफिट में से खत्म कर रहे हैं। क्योंकि जब आपने एबनॉर्मल
कोई लॉस या एक्सपेंस बुक्स में लिखा होगा, प्रॉफिट कम हो गया होगा तो उसको हम ऐड बैक करके प्रॉफिट को बढ़ा रहे हैं। ठीक है, एबनॉर्मल गेन हुआ होगा तो प्रॉफिट क्या हो गया, बढ़ गया होगा, उसको माइनस करके कम कर रहे हैं, क्योंकि एबनॉर्मल लॉस और गेन पे हमारे प्रॉफिट गुडविल डिपेंडेंट नहीं है, क्योंकि कभी कभी होंगे। मान लीजिए इस साल हो गया तो प्रॉफिट बढ़ गया, नेक्स्ट ईयर तो नहीं बढ़ेगा ना, तो गुडविल तो हमारे रेगुलर प्रॉफिट्स पे डिपेंड करती है। एक आपके सामने आएगा ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक, और एक आएगा अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक और अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। सर अगर आपको ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक कहीं दिख जाए तो प्रॉफिट में क्या करना है, इसको माइनस कर देना है। क्या कर देना है, माइनस। और ओवर अंडर वैल्यूएशन दिख जाए तो प्लस कर देना है। सर ऐसा क्यों कर रहे हैं? सर अगर आपने अपने स्टॉक को बढ़ा लिया, जैसे 11th में हम करते थे सेल लिखते थे, सेल मान लीजिए हमारी 1 लाख है, क्लोजिंग स्टॉक मेरा कितने का है, 20,000 रुपए का है। यहाँ मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो हैं मान लीजिए कितने के हैं, 70,000 रुपए के हैं। तो मेरा प्रॉफिट जो बनता है, मेरा प्रॉफिट जो बनता है वो बनता है 50,000 रुपए का। ठीक है, लेकिन मेरे अकाउंटेंट ने क्या करा, मेरे अकाउंटेंट ने कहा अरे नहीं ये तो 20 नहीं है 30,000 है, तो उसने यहाँ पर इसको 1,20 की जगह 1,30 कर दिया। तो मैंने प्रॉफिट को उसने 60,000 कर दिया। मतलब एक स्टॉक बढ़ाने की वजह से उसने अपने प्रॉफिट को बढ़ा दिया 10,000 रुपए से। तो हमें प्रॉफिट को ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस। तो ओवर वैल्यूएशन जब होगा तब आप माइनस कर देंगे। ऐसी अगर मेरे अकाउंटेंट ने इसको अंडर वैल्यूड कर दिया, 10,000 कर दिया, तो ये इसका टोटल आ गया 1,10, तो अब मेरा प्रॉफिट कितना आ गया, 40,000। तो उस केस के अंदर हम लोग क्या कर देंगे, इसको प्लस कर देंगे, अपने प्रॉफिट को ठीक करेंगे। बात समझ में आई बेटा? अच्छा ठीक है, आपको करना है कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है और लाइक करना है। बेटा मोटिवेशन देते रहिए तो ये वीडियोस बनती रहेंगी। आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो आप मुझे बताइए, मैं आपको उसका आंसर तुरंत भेज दूंगा। आप कमेंट में लिख दीजिए सर ये वाला क्वेश्चन है टीएस गरेवाल का है या फिर दूसरे किसी पब्लिशर का है, सर एनसीईआरटी का ये वाला क्वेश्चन है, आप लिख के भेजिए, मैं आपको आंसर करूंगा हर क्वेश्चन का। लेकिन प्लीज आपका काम क्या है, वीडियो को देखते रहिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक कीजिए। और अगर आपको मेरे को से ऑनलाइन क्लासेस के लिए कनेक्ट करना है तो आप उसके लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं खत्म करते हैं। थैंक यू।